हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। आज इसमें हम लोग एक्सरसाइज देखने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले हम कुछ चीज़ें देख चुके हैं कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को लिखने के क्या मेथड्स हैं, जिसमें हमने देखा था कि समुच्चय को लिखने के दो तरीके थे। एक रोस्टर मेथड था, दूसरा था आपका समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर मेथड जो था, रोस्टर विधि जो थी, उसको सारणी विधि भी कहते हैं। इसमें हम सभी समुच्चयों जो अवयव हैं उनको एक कर्ली ब्रैकेट जो है या जो है मजला ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं उनके अंदर रखते हैं सभी अवयवों को। और समुच्चय निर्माण विधि, इसको हम गुण विधि भी कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो समुच्चय हैं उनके अवयवों के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको शो करते हैं। फिर हमने ये देखा था कि कुछ सिंबल्स देखे थे, जैसे कि कोई अवयव अगर समुच्चय का अवयव है तो हम लोग उसके लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर अवयव नहीं है तो उसके लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ समुच्चय भी देखे थे, जैसे कुछ कैपिटल एन है तो वो किसे प्रदर्शित करता है। कैपिटल एन क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करता है। जेड जो है वो पूर्णांक को समुच्चय को प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके की हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, देखते हैं। आइए, फर्स्ट एक्सरसाइज में है, सबसे पहले निम्न में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ये हमें छांटना है कि कौन कौन से समुच्चय हैं और कौन कौन से समुच्चय नहीं है। समुच्चय होने का मतलब वेल डिफाइंड समुच्चय, सुपरिभाषित। अगर कोई समुच्चय ठीक है, उसका जो है सुपरिभाषित है, तभी हम उसे कहेंगे कि हाँ वो समुच्चय है, नहीं तो नहीं है। सुपरिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी है या जो समुच्चय है वो सेम होना चाहिए सभी के द्वारा। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई चीज़ है एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो आइए देखिएगा, पहला है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वर्ष के महीने कितने हैं। तो वर्ष के महीने अगर हम लोग देख लें तो क्या आ जाएगा, जनवरी आएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो मान लेते हैं कि कोई हमारे पास समुच्चय P है जो क्या है जे अक्षर से प्रारंभ, जे अक्षर से प्रारंभ वर्ष के महीने हैं। इसमें क्या है, जे अक्षर से प्रारंभ वर्ष के महीने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, P इसको क्या करेंगे, करली ब्रैकेट में रखेंगे। कौन कौन से हमारे पास है जनवरी, हमारे पास सिर्फ जे से जो नाम स्टार्ट होते हैं हम उन्हीं को कंसीडर करेंगे। तो जनवरी हो गया। जनवरी के बाद में क्या आएगा हमारे पास, जून आएगा, जुलाई आएगा। तो जनवरी, फिर जून और फिर क्या है, जुलाई। बस ये जो हमारा है ये वेल डिफाइंड है। ठीक, तो ये क्या है, ये समुच्चय है, सुपरिभाषित है। क्या लिख देंगे इसको, सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। अब क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का समुच्चय, ये कैसा है, ये वेल डिफाइंड नहीं है भाई। हो सकता है कि मेरा फेवरेट राइटर कोई और हो और आपका कोई और हो, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें लिख देंगे कि यह समुच्चय सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई पैमाना, ऐसा कोई रेटिंग स्केल नहीं है जिससे हम कह सकें कि कौन सा राइटर अच्छा है, कौन सा राइटर बुरा। इसमें यही लिख दिया जाएगा कि यह समुच्चय सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों को ज्ञात करने का कोई पैमाना नहीं है।
अगला क्या, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। तो ये भी बेटा जो है कोई इसमें वेल डिफाइंड नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह कर पाएं। ठीक है, हालांकि आईसीआई जो है आईसीसी जो है वो अपनी रैंकिंग जारी करती है, लेकिन वो उससे भी छूट करके, क्योंकि उसमें रैंकिंग उन्हीं बल्लेबाजों की होती है जो है इंटरनेशनल में परफॉर्म किए हों। बहुत से ऐसे हैं बल्लेबाज या बहुत से ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंचे हैं अभी, या पहुंच के हट चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि कुछ बल्लेबाज ऐसे हैं जो अब इंटरनेशनल नहीं खेल रहे हैं, लेकिन हमें तो लगता है कि वो सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। तो ये भी कोई ऐसा पैमाना नहीं है। फिर आता है अगली, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड है। ये कैसा है, ये है सुपरिभाषित। क्यों, क्योंकि आपकी कक्षा में जो है लिमिटेड बच्चे ही होंगे। आपकी कक्षा में कैसे होंगे, लिमिटेड, सीमित बच्चे ही होंगे जो है आपकी कक्षा में सीमित बच्चे ही होंगे। ठीक है, तो इनका जो नाम अगर आप लिखना चाहोगे, आप अपनी कक्षा के अनुसार बच्चों का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम प्राकृतिक संख्या, इसके लिए मैंने मान लिया a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और इस तरीके से चलता चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, ये 100 से कम के लिए कहा है, 100 से कम के लिए कहा है, तो कहाँ तक जाएगा, 100 से कम कौन सी होगी, 99, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा है, ये वेल डिफाइंड है। ये जो है वेल डिफाइंड है। ये कैसा है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। फिर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, ये भी कैसा है, वेल डिफाइंड है। ये भी कैसा है, क्योंकि इनके जो संग्रह हैं वो भी कुछ लिमिटेड ही हैं। ठीक है, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, इसमें आप क्या लिखेंगे, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों की संख्या कुछ सीमित होगी। ठीक है, जिनको हम स्पेसिफिक भी है कि कुछ निश्चित भी है, तो इसलिए यह कैसा होगा, ये सुपरिभाषित होगा। फिर है सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। तो सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, ये भी कैसा है, वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि मान लिया कि मैंने सभी समपूर्णांक इवन नंबर को ई से डिनोट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, इस तरीके से चलता चला जाएगा। इसमें निश्चित संख्या ही आएंगी, यानी ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। फिर क्या, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का समुच्चय संग्रह, ये भी कैसा है, वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित। इस अध्याय में कुछ निश्चित क्वेश्चन ही हैं जो आप देखेंगे तो लिख सकते हैं, उनको नंबरिंग कर सकते हैं, उनको आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का जो है संग्रह, तो ये कैसा है, ये नॉट वेल डिफाइंड है। ये वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा खतरनाक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया, जिसमें हमें सिर्फ ये छांटना था कि कौन सा सुपरिभाषित है और कौन सा सुपरिभाषित नहीं है। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें मान लिया कि ए एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है, इसको जरा क्लियर कर दें फिर बता रहे हैं।
हाँ, मान लीजिए कि ए एक समुच्चय है, और कैसा समुच्चय है, जिसमें जो अवयव दे रखे हैं ए बराबर 1 2 3 4 5 6 हैं। ठीक है, अवयव क्या दे रखे हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 दे रखा है। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या करना है, प्रतीक एप्सिलॉन जो है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू यानी क्या, अगर कोई अवयव कोई अवयव जो है समुच्चय का अवयव है तो उसके लिए बिलोंग्स टू का इस्तेमाल करते हैं, और कोई अवयव समुच्चय का अवयव नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी सम अवयव नहीं है। तो देखिएगा यहाँ क्या लिखा है, 5। अब देखो इसमें हमें देखना है कि 5 इसमें है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा बिलोंग्स टू। 8 नहीं है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। 2 है तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू। 10 है, नहीं है 10 तो क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। बस सिंपल सा इतना ही था कि अगर उसका अवयव है तो बिलोंग्स टू यानी अवयव है, और अगर नहीं है तो उसके लिए क्रॉस वाला निशान बना देते हैं। फिर क्या है, निम्न समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, निम्न समुच्चयों को क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। समुच्चय ए पूर्णांक है तो पहला देख लेते हैं, समुच्चय ए ये क्या है, थर्ड वाले क्वेश्चन का फर्स्ट है। समुच्चय ए, इसमें क्या हो जाएगा, x एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है, अगर हम नंबर से लाइन की बात करें, ठीक है, तो 0 -1 -2 -3, इधर है 1 2 3 ऐसे करके। तो जितना आप राइट साइड में मूव करेंगे नंबर्स बड़े होते हैं, यानी कि -3 से बड़ा क्या आएगा, -2 पूर्णांक है, पूर्णांक की बात है तो यही सबसे बड़ा पूर्णांक आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 से छोटे के लिए बात की गई है। 7 से छोटे के लिए है तो 7 नहीं आएगा, अगर इक्वल्स होता तो 7 आ जाता। अब देखिएगा सेकंड क्या है, सेकंड दे रखा है बी क्या है, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, फिर से नहीं आएगा। 6 से कम है तो 6 नहीं आएगा, इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। तीसरा क्या है हमारे पास, c बराबर, तीसरा क्या है, c बराबर 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं किस किस अंक का योगफल, 1 0 + 8 तो क्या हो जाएगा 8, 1 + 7 तो क्या हो जाएगा 8, 2 + 5 तो भी क्या हो जाएगा, सॉरी 2 + 6 8, 3 + 5 8 और 4 + 4 फिर से 8। ठीक है, अच्छा ऐसे करके फिर आएगा 5 + 3 6 + 2 7 + 1 8 + 0। ठीक है, ये सब में क्या आएगा, 8 आएगा। तो अब हम देखते हैं 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। तो सबसे पहली चीज 0 + 8 8 तो हो रहा है, लेकिन ये 2 अंकों की संख्या ही नहीं है भाई। 0 और 8 है, इसमें हम 0 को तो नंबर काउंट नहीं करेंगे डिजिट, क्योंकि पहले तो हम कितने भी 0 लगा दें, 1 2 3 कितना भी लगा दें, तो ये तो नहीं है, ये तो सिंगल डिजिट नंबर है। तो इसको छोड़ करके तो क्या हो जाएगी, पहली संख्या आएगी 17, दूसरी हो जाएगी 26, तीसरी क्या हो जाएगी 35, चौथी क्या हो जाएगी 44 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 71 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी 80 ये हो जाएगा।
अभी देखिएगा डी क्या है, x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। x क्या है, एक अभाज्य संख्या है जो कैसी है, 60 की भाजक है। तो ये देख लेते हैं कि पहले तो हमें ये देखना है कि 60 के भाजक क्या क्या हैं, फैक्टर मतलब 60 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो ये देखिएगा 60, ठीक है। तो 60 क्या हो जाएगा, 1 इंटू 60 60 होता है, 2 इंटू 30, 3 इंटू 10, 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, 6 इंटू, ये यहाँ गलत लिख दिया, हाँ 6 इंटू 10 है, ठीक है, 6 इंटू 10 है। अब बस यही आएंगे, ठीक है। अगर हम 12 करेंगे तो ये वापस से रिवर्स होने लग जाएगा। तो अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि कौन से नंबर्स हैं जो कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए, ठीक है। नंबर्स कौन से हैं जो अभाज्य भी हों और क्या कर रहे हों, 60 को डिवाइड भी कर रहे हो। तो पहला क्या है, 60 एक है तो एक अभाज्य होता नहीं है, 2 अभाज्य होता है, तो ये हो जाएगा 2। फिर क्या है, 3 भी अभाज्य है, 3, 4 अभाज्य नहीं है, 5 है, ठीक है, 5 हो गया, 6 भी अभाज्य नहीं है, 60 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 12 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। तो 2 3 5, सिर्फ 2 3 और 5 ये बना जाके। फिर क्या है हमारे पास, ई क्या है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब हमें इसको भी लिखना है कैसे, रोस्टर मेथड में लिखना है आपको। रोस्टर मेथड में लिखते समय हमने एक चीज जानी थी कि हम कभी भी जो एलिमेंट्स हैं, जो अवयव हैं, जो सदस्य हैं, उनको कभी रिपीट नहीं करते हैं, ठीक। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अवयव है अगर हम लोग उसको लिख रहे हैं सारणी विधि में तो उसको कभी भी 2 बार नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, क्या दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा, पहला अवयव हो गया टी, फिर क्या आएगा आर, इसमें कॉमा लगा के लिखेंगे हम सभी को, आई, फिर क्या हो गया जी, फिर क्या हो गया ओ, फिर क्या हो गया एन। अब देखो फिर से ओ आ रहा है लेकिन हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे, क्यों, ओ पहले हो चुका है। फिर क्या हो जाएगा एम, और फिर ई आ जाएगा, ई, टी यहाँ पे आ चुका है, आर भी आ चुका है, और इसके बाद क्या आएगा बाई। बस ये हमारा आंसर हो गया, TRIGONMEY। अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको चाहे जैसे लिखो, क्रम कोई मायने नहीं रखता, चाहे हम आई पहले लिख दें, चाहे टी पहले लिख दें, चाहे जी पहले लिख दें, एन पहले लिख दें, यहाँ पर क्रम कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको अल्फाबेटिकल क्रम में लिख लें, EOGI, फिर क्या आएगा NMRTY। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ज़्यादा हो गया क्या, ई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अभी क्या बच्चा है हमारे पास, एक और है, यफ, बेटर सेम ऐसे ही है, यफ बराबर। तो इसमें भी क्या करना है, हमें डबल नहीं लिखना है, तो ये हो गया बी, फिर क्या करना है ई आ जाएगा, फिर टी एक ही बार लेना है, और आर, ये हमारे पास हो गए हैं। ये फर्स्ट एक्सरसाइज के जो 3 क्वेश्चंस थे इनको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अभी इसकी जो बचे हुए हैं 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट में क्लियर करेंगे। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे।
तब तक के लिए इतना ही, इसको आप समझिएगा और कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जो वीडियो है उसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।